हेलो दोस्तों, आज हम बेपनाह मोहब्बत का 8वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आगे। अद्विक ईशा का हाथ पकड़े घर के दरवाजे पहुंचा। जैसे ही वो अंदर जाने लगा वैसे ही एक रौबदार आवाज उसके कानों में टकराए, वहीं रुक जाए। अद्विक ने सामने देखा तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिनकी उम्र कुछ 75 साल होगी, पर चेहरे पर गजब का नूर था, हाथ में छड़ी लिए खड़े थे। ये है मिस्टर अजीत कपूर, अद्विक के दादाजी। अद्विक इनसे बहुत प्यार करता है और ये भी अद्विक से बहुत प्यार करते हैं, पर एक दूसरे को कभी दिखाते नहीं है। हमेशा इनकी किसी ना किसी बात को लेकर बहस हो ही जाती है क्योंकि दोनों की सोच नहीं मिलती। यहाँ अद्विक अपने गुस्से की वजह से कभी कभी चीजों को समझ नहीं पाते, वहीं दादाजी हर फैसला सोच समझकर और सबकी भलाई देख कर लेते हैं। उन्हें देख शक्ति और शेरा हैरानी से उन्हें देखने लगे। वहीं उनकी आवाज सुनकर ईशा डर गई और उसने अद्विक की बाजू कसकर पकड़ ली। पर अद्विक अभी भी बिना किसी भाव के खड़ा था, जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दादाजी चलकर अद्विक के सामने आए और उसके चेहरे को देखने लगे। वहीं अद्विक भी बिना डरे बिना किसी भाव के उन्हें देख रहा था। तभी दादाजी की नजर अद्विक का हाथ थामे खड़ी ईशा पर पड़ी तो वो बोले, यहाँ तक हमें पता है आपको लड़कियों का आपके आसपास भी होना मंजूर नहीं, तो फिर ये लड़की कौन है आपके साथ? उनकी बात सुनकर अद्विक बिना किसी भाव के बोला, बीवी है मेरी। अद्विक की बात सुनकर दादाजी हैरान हो गए और साथ ही अद्विक का परिवार भी, जो किसी वजह से अमेरिका गया हुआ था और अगले हफ्ते सब वापस आने वाले थे। पर वो लोग आज ही वापस आ गए थे, जिसकी अद्विक को खबर थी या नहीं ये तो वही जाने। दादाजी ने अद्विक की बात सुनी और बोले, अद्विक, शायद आपको याद होगा कि आपका एक परिवार भी है। आपने हमें अपनी शादी में बुलाना तो दूर ये तक नहीं बताया कि आप शादी कर रहे हैं। दादाजी की बात सुनकर अद्विक कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से मिस्टर जयराज जी, अद्विक के पिता, की आवाज आई। इसने आज तक किसी भी बात मानी है जो आज मानता? इसे तो बस हर बार अपनी मर्जी करनी होती है। अद्विक बोला, मर्जी की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा मिस्टर कपूर, क्योंकि सबसे ज्यादा मनमर्जी तो आपने ही की है। और रही बात मेरी शादी करने की, तो वो मेरा पर्सनल मैटर है कि मुझे किससे और कब शादी करनी चाहिए थी। उसकी बात सुनकर दादाजी बोले, पर तुम्हें एक बार अपने परिवार से बात करनी चाहिए थी अद्विक। ये बात उन्होंने थोड़ी तेज आवाज में कही, जिससे ईशा डर गई और अद्विक की बाजू को और मजबूती से पकड़ लिया। अद्विक ने जब उसे ऐसे घबराते देखा तो अद्विक दादाजी की तरफ देख बोला, आप मेरी बीवी को डरा रहे हैं। ये बोल उसने ईशा को अपने सीने से लगा लिया। ईशा ने भी अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वहीं अद्विक के घर वाले सब अद्विक के ऐसे व्यवहार से हैरान थे, क्योंकि अद्विक कभी भी किसी के साथ इतना सोफट नहीं था, पर उसे ईशा की इतनी परवाह करता देख घर वाले हैरान हो गए। अद्विक की बात सुनकर दादाजी ने ईशा की तरफ देखा और शांत हो गए। उन्होंने अद्विक की चाची अलका जी को आवाज लगाई और बोले, अलका बहू, आरती की थाल ले आइए, बहू का स्वागत करने के लिए। जी पापा। उनकी बात सुनकर सब खुश हो गए, पर अद्विक अभी भी बिना किसी भाव के ईशा को अपने सीने से लगाए खड़ा था। अलका जी आरती की थाल लेकर आई तो अद्विक ने ईशा को खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। ईशा अपना चेहरा झुकाए नीचे देख रही थी। उसे सबसे बहुत डर लग रहा था।
उसे इस तरह डरता देख अलका जी ने अद्विक की तरफ देख इशारा किया तो अद्विक ने ईशा की तरफ देखा और उसका चेहरा अपने हाथों में भर ऊपर कर बोला, अशोना शांत हो जाए, घबराए मत, मैं हूं ना आपके साथ। फिर उसने अलका जी की तरफ इशारा किया और बोला, यह मेरी छोटी माँ है, ये जैसे मुझे प्यार करती है वैसे ही आपको भी करेगी। अद्विक की बात सुनकर ईशा ने अलका जी की तरफ देखा तो अलका जी उसका गाल प्यार से छू कर बोली, सिर्फ अद्विक की क्यों, मैं तो आपकी भी छोटी माँ हूँ और मेरी प्यारी सी बेटी, तो अब शांति से खड़े हो जाओ और मुझे मेरी बेटी का स्वागत करने दो। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। अद्विक ईशा को देख रहा था जो एकटक अलका जी को देख रही थी। सब लोग ईशा को देख रहे थे, जो बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। अलका जी ने दोनों की आरती की और तिलक लगाया। फिर उन्होंने एक सर्वेंट से बोल चावल का कलश लाने को कहा। सर्वेंट ने उन्हें चावल का कलश लाकर दिया तो उन्होंने उस कलश को घर की चौखट पर रखा और ईशा को अपने दाहिने पैर से उस कलश को धीरे से अंदर की तरफ गिराने के कहा। ईशा ने वैसा ही किया। फिर उन्होंने एक आलते की बड़ी सी थाल ईशा के पांवों के पास रखी। ईशा उस आलते की थाल में पांवों रख अंदर की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे उसके पांवों की छाप बहुत ही अच्छी लग रही थी। अधिक उसके साथ ही था, उसने अभी भी ईशा का हाथ पकड़ रखा था। उसके बाद सब लोग लिविंग एरिया में आ गए। दादाजी वहां रखे सोफे पर बैठे और अद्विक को देखकर बोले, अब आप इतनी जल्दी शादी करने की वजह बताएंगे। उनकी बात सुनकर अद्विक ने दो लड़कियां जो ईशा की ही उम्र की थी उन्हें देखा और बोला, निधि, विधि, आप लोग ईशु को ऊपर अपने रूम में ले जाए। उसकी बात सुनकर निधि और विधि जो कब से ईशा के पास जाने के लिए मचल रही थी वो भागकर उसके पास आए और बोली, चलिए भाभी, हम ऊपर हमारे रूम में चलते हैं। उसकी बात सुनकर ईशा ने अद्विक की तरफ देखा तो अद्विक उसके गाल को प्यार से सहला कर बोला, ये दोनों मेरी बहनें हैं, छोटी माँ की बेटियाँ। ये निधि है और ये विधि, आप इनके साथ जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई और उन दोनों के साथ ऊपर की तरफ बढ़ गई। सब लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि ईशा सबको देख डर रही है, वो सिर्फ अद्विक के साथ ही कंफर्टेबल थी। ईशा ऊपर जाते हुए भी पीछे घूमकर अद्विक को देख रही थी और अद्विक भी उसे ही देख रहा था। बाकी सब उन दोनों को देख रहे थे। अद्विक तब तक ईशा को देखता रहा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। अब तक उसके चेहरे पर ईशा के लिए जो सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे वो बदलकर उसका चेहरा अब हमेशा की तरह सख्त हो गया। अद्विक वहां रखे एक सिंगल सोफे पर बैठ गया और बिना किसी भाव के सबको देखने लगा। दादाजी जो उसे ही देख रहे थे वो बोले, अब आप हमें सब कुछ बताएंगे। अद्विक ने उनकी तरफ देखा और बोला, इसने बताना क्या है, आप सब लोग ही तो बोलते थे कि शादी कर लो तो कर ली, और अब आप बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी शादी क्यों की। उसकी बात सुनकर दादाजी बोले, हाँ, हम चाहते थे कि आप शादी कर ले, पर ऐसे नहीं, हम आपकी शादी धूमधाम से करना चाहते थे, हमारे भी कुछ अरमान थे आपकी शादी को लेकर। अद्विक बोला, अब ऐसे या वैसे शादी तो हो गई, वैसे भी मैं यीशु से प्यार करता हूँ और उनसे दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए कर ली उनसे शादी। दादाजी अब कुछ नहीं बोले। तभी जयराज जी बोले, पर मैंने तुम्हारी शादी तानिया के साथ तय की थी, अब मैं अजय को क्या कहूँगा, मैंने वादा किया था उससे कि तुम्हारी शादी तानिया से होगी। अद्विक ने उनकी तरफ देखा और बोला, यह मेरी जिंदगी है, इसे किसके साथ और कैसे बिताना है यह मैं तय करूँगा,
और वैसे भी अपने दोस्त से वादा आपने किया था मिस्टर कपूर, मैंने नहीं तो अब आप उनसे क्या बोलते हैं क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बोल उसने सबको एक नज़र देखा और उठकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। शेरा और शक्ति भी अपने रूम की तरफ बढ़ गए, बाकी सब भी अपने अपने कामों में लग गए। इधर निधि और विधि ईशा को अपने रूम में लेकर आए और उसे बेड पर बिठाकर दोनों उसके दोनों तरफ बैठ गई। तभी निधि बोली, भाभी हमें सच में विश्वास नहीं हो रहा कि भाई ने शादी कर ली, वो भी इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की से। तभी विधि बोली, और नहीं तो क्या, अद्विक भाई तो आज तक हमेशा लड़कियों से दूर भागते थे, आप उन्हें कहाँ मिल गई? तो निधि बोली, अरे कहाँ भी मिली हो, मैं तो खुश हूँ कि आप भाई को मिल गई, कम से कम हमें इतनी खूबसूरती भाभी तो मिली, वरना जैसे भाई आज तक लड़कियों से दूर भागते थे, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी हमें कोई भाभी भी मिलेगी। दोनों लगातार बोले जा रही थी और ईशा मासूमियत से उनकी तरफ देख रही थी। तभी विधि ने ईशा का हाथ पकड़ा और बोली, वैसे भाभी आप हमें अपनी लव स्टोरी तो सुनाए, कैसे आप भाई से मिली, कब आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, किसने पहले प्रपोज किया, हमें सब जानना है। उसकी बात सुनकर ईशा उदास हो गई, क्योंकि वो जिस हाल में अद्विक को मिली थी और जो उसके साथ हुआ है उससे कोई भी उसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। ईशा यही सब सोच रही थी, पर उसे क्या पता कि अद्विक उससे कितना और किस हद तक प्यार करता है। उसके लिए तो अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। ईशा यही सब सोच रही थी जब दरवाजा खुला और अलका जी अंदर आई। उन्होंने निधि और विधि को देखा जो ईशा को दोनों तरफ से घेरे बैठी थी। वहीं मासूम सी ईशा उनके बीच बैठी बस उनकी बातें सुन रही थी। अलका जी उनके पास आए और निधि विधि को उससे अलग कर ईशा के पास बैठ बोली, हटो तुम दोनों यहाँ से, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रही हो दोनों। उनकी बात सुनकर यहाँ निधि विधि का मुंह बन गया। वहीं उनके मुंह से खुद के लिए बेटी सुनकर ईशा की आंखें नम हो गई। उससे तो आज तक कभी किसी ने प्यार से बात की ही नहीं थी। मामा मामी के घर मामी बस उससे पूरा दिन काम करवाती रहती और बदले में उसे सिर्फ उनके ताने और मार मिलती थी। अलका जी ने जब ईशा की तरफ देखा तो उसकी नम आंखों को देख घबरा गई और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोली, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हैं? ईशा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से झर-झर आंसू बहने लगे। अलका जी फिर बोली, क्या हुआ बेटा, अपनी छोटी माँ को नहीं बताएंगी? उनकी बात सुनकर ईशा माँ कहती हुई उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अलका जी ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया और उसके सिर को सहलाने लगी। ईशा को रोते देख उनकी भी आंखें नम हो गई। निधि और विधि भी परेशान हो गई। ईशा को इतना रोते देख अलका जी समझ गई कि जरूर ईशा के साथ कुछ हुआ है। तभी उनकी नज़र दरवाजे पर खड़े अद्विक पर गई जो एकटक ईशा को ही देख रहा था। उसे ऐसे रोते देख अद्विक को बहुत तकलीफ हो रही थी। वहीं अलका जी ईशा को चुप करवाते हुए अद्विक को गौर से देख रही थी, जिसकी बेचैन सी आंखें ईशा को रोते हुए देख रही थी। अलका जी ने उससे ध्यान हटाया और ईशा को चुप करवाने लगी। वहीं ईशा तो उनके सीने से लगी अभी भी रोए जा रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि एक माँ का आंचल कैसा होता है। आज अलका जी के सीने से लगकर उसे एक सुकून सा मिल रहा था और वो अपने दिल के दर्द को आंसुओं के जरिए उनके सीने से लगी अपनी आंखों से बहा रही थी। कुछ टाइम रोने के बाद ईशा चुप हो गई, पर उसकी सिसकियां अभी भी चालू थी।
अलका जी अभी भी उसे अपने सीने से लगाए बैठी धीरे धीरे उसके सिर पर थपकियां दे रही थी, जिसका असर यह हुआ कि कुछ टाइम बाद ईशा सो गई। पर उसने अलका जी को इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि जैसे उसके छोड़ते ही अलका जी उससे कहीं दूर चली जाएंगी। उसे ऐसे रोते देख निधि और विधि की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। ईशा को सोते देख वो दोनों वहीं बैठ गई। वहीं अद्वैत ईशा को सोते देख धीरे से उसके पास गया और अलका जी की गोद में लेटी ईशा का झुक कर माथा चूम रूम से बाहर चला गया। अद्वैत इस समय अपने रूम की बालकनी में खड़ा सामने डूबते सूरज को देख रहा था, पर उसकी आंखों के सामने अभी भी ईशा का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। बाहर से चाहे वो जितना भी शांत हो पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से ही बोला, आपके हर गुनहगार को सजा मिलेगी बच्चा। जिसने आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, उन सबको खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम भी अद्वैत कपूर नहीं। अद्वैत ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो अद्वैत बिना उस इंसान की तरफ देखे बोला, आपको हर बार कैसे पता चल जाता है कि मुझे आपकी जरूरत है। तभी अद्वैत के चाचा अतुल जी उसके पास खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें भतीजे से ज्यादा अपना बेटा माना है, मेरी ही गोद में तुम बड़े हुए हो, और सबसे बड़ी बात चाचा भतीजे से दोस्त का रिश्ता ज्यादा है हमारा, और एक सच्चा दोस्त हमेशा ये जानता है कि उसका दोस्त कब परेशान है और कब दुखी। उनकी बात सुनकर अद्वैत ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर सामने देखने लगा। तभी अतुल जी फिर बोले, क्या बात है अद्वैत, क्यों इतना परेशान हो और इस तरह से अचानक शादी, कुछ समझ नहीं आया। उनकी बात सुनकर अद्वैत ने अपनी आंखें बंद की और एक एक कर उन्हें सारी बातें बता दी, जैसे ईशा का उसकी जान बचाना, उसके मामा मामी का उसके प्रति व्यवहार, उसकी आकाश से शादी, आकाश का ईशा को टॉर्चर करना, ईशा का भागना और अद्वैत से मिलना, फिर उनकी शादी। सब बताने के बाद अद्वैत चुप हो गया। अतुल जी भी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। सब सुनने के बाद उन्होंने अद्वैत के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुमने बहुत अच्छा किया अद्वैत, जो उस बच्ची को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। बहुत कुछ सहा है उस बच्ची ने, भगवान करे अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हो। अद्वैत बोला, अब उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही होगी चाचू। किसी भी दुख या किसी भी परेशानी को मैं उनके पास भी नहीं भटकने दूंगा। जितनी तकलीफें, जितना दर्द उन्होंने सहना था वो सह लिया, अब उन्हें वो हर खुशी मिलेगी जो वो डिस्टर्ब करती है। अतुल जी उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। ईशा के बारे में बात करते समय अद्वैत के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तभी अतुल जी अचानक बोले, बहुत प्यार करते हो ना उससे। अतुल जी की बात सुनकर अद्वैत एकदम खामोश हो गया। अतुल जी उसे ही देख रहे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने अतुल जी की तरफ देखा और अद्वैत बोला, नहीं, मैं उनसे प्यार नहीं करता, क्योंकि प्यार होता है और खत्म हो जाता है चाचू। पर मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत, इतनी मोहब्बत जिसकी कोई हद नहीं। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ चाचू, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अद्वैत की बातों में ईशा के लिए उसकी दीवानगी, उसका जुनून, उसकी पॉसेसिवनेस सब झलक रहा था, जो अतुल जी सब देख और समझ पा रहे थे। अद्वैत कभी किसी के सामने अपने इमोशंस शो नहीं करता था, पर अतुल जी एक ऐसे इंसान थे जिनके साथ वो अपने दिल की हर बात करता था। उनके सामने वो अपना सर एक इमोशन शो करता था। अतुल जी उसे देखते हुए फिर बोले, तुम्हें उस बच्ची को बहुत ही प्यार से हैंडल करना होगा अद्वैत।
उसे अभी बहुत केयर और प्यार की जरूरत है, और वो अभी सिर्फ तुम पर भरोसा करती है, तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है। अद्विक बोला। वो बहुत प्यारी चाचू और बहुत मासूम भी, पर जो उनके साथ हुआ उस वजह से उनकी वो मासूमियत कहीं खोसी गई है। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, अपनी जिंदगी के हर पल को खुश होकर जिए, ना कि किसी डर के साए में। मैं चाहता हूँ कि जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहती है सब करें, कोई भी उन्हें मेरे नाम से ना जाने, बल्कि उनकी अपनी खुद की एक पहचान हो चाचू। इसलिए मैंने उन्हें उनकी स्टडी फिर से स्टार्ट करने के लिए बोला है। अतुल जी बोले। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है, इसी बहाने वो घर से बाहर निकलेगी तो उससे अच्छा लगेगा, वरना घर में बैठी बैठी वो पुरानी बातों के बारे में ही सोचती रहेगी, और वो बातें, वो यादें उससे आगे बढ़ने से रोकेंगी। कुछ और बातें करने के बाद अतुल जी वहां से चले गए। अद्विक भी अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और अपना काम करने लगा। शाम को जब ईशा की आंख खुली तो उसने नजरें घुमाकर साइड की इधर उधर देखा, तभी रूम का दरवाजा खुला और निधि और विधि अंदर आई। उन्हें देख ईशा अपनी जगह से उठकर बैठ गई। निधि उसके पास बैठी और बोली, भाभी उठ गई आप? चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाए, सब नीचे आपका डिनर के लिए इंतजार कर रहे हैं। विधि भी उसके पास आई और बोली, और नहीं तो क्या आपने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है? उनकी बात सुनकर और उनकी परवाह देख ईशा मुस्कुरा दी और उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ टाइम बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई तो निधि और विधि उसे लेकर नीचे की तरफ चली गई। नीचे सब लोग लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। ईशा निधि और विधि के साथ नीचे आए। अलका जी की नज़र उस पर पड़ी तो वो उठकर उसके पास आई और उसका माथा चूमकर बोली, उठ गया मेरा बच्चा। अलका जी का इतना प्यार देखकर ईशा की आंखें एक बार और नम हो गई, तो अलका जी उसकी नम आंखों की देख बोली, अब अगर तुम रोई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम मेरी मासूम सी बच्ची को कितना रुलाती हो तुम। उनकी बात सुनकर ईशा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बोली, नहीं माँ, मैं नहीं रो रही, कभी नहीं रोऊंगी। आप बस मुझसे गुस्सा मत होना और ना ही मुझसे बात करना बंद करना। अलका जी ने ईशा को देखा जो इस समय बहुत बेचैन सी लग रही थी। अलका जी की बात सुनकर अलका जी ने उसके गाल को प्यार से सहलाया और बोली, शांत हो जाओ बेटा, मैं बस मजाक कर रही थी। मैं भला अपनी प्यारी सी बच्ची से गुस्सा हो सकती हूँ क्या? बाकी सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। तभी दादाजी उन्हें देख बोले, अगर माँ बेटी की बातें हो गई हो तो क्या हम भी हमारी बच्ची से मिल सकते हैं? उनकी बात सुनकर अलका जी और ईशा ने उनकी तरफ देखा। अलका जी यहाँ उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, वहीं ईशा ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे घबराहट हो रही थी कि दादाजी पता नहीं क्या कहेंगे। अलका जी ने ईशा को हाथ पकड़ा और उसे लेकर सबके पास आ गई और उसे सबसे मिलवाते हुए बोली, ईशा बेटा, यह अद्विक के दादा जी है मिस्टर अजीत कपूर, और ये दादी है सुमित्रा कपूर। ईशा ने उन दोनों के पैर छुए तो दोनों ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अलका जी ने उसे फिर अतुल जी से भी मिलवाया। ईशा उनके पैर छूने के लिए झुकी तो उन्होंने उसे प्यार छूने से मना कर दिया और उसके सिर को सहलाकर बोले, बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। भले ही तुम इस घर की बहू हो, पर हमारे लिए तुम निधि और विधि की तरह ही हमारी बेटी हो। ईशा उनकी तरफ देखती है। उनका हाथ अपने सिर पर देखकर ईशा को एक सुकून का एहसास होता है। उसने तो आज तक कभी इतना प्यार देखा नहीं था।
न ही कभी उसे किसी से प्यार मिला, पर अद्विक की वजह से उसे इतना अच्छा और प्यार करने वाला परिवार मिला था। तभी अलका जी उसे अद्विक के पापा मिस्टर जयराज जी की तरफ इशारा कर बोली, बेटा यह अद्विक के पापा है। ईशा ने जब ये सुना तो उसने उनके पैर छू लिए। जयराज जी ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया। तभी ईशा की नज़र जयराज जी के पास खड़ी औरत पर गई जो उसे अजीब तरह से देख रही थी, जिससे ईशा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। अलका जी ने ईशा को देखा और उस औरत के पास ले जाकर बोली, बेटा यह अद्विक की। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से अद्विक की आवाज आई, जो ऊपर खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो सीढ़ियों से नीचे आते हुए अलका जी की बात बीच में काट कर बोला, कोई नहीं है, यह अद्विक कपूर की कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया, जो उस औरत को देखते हुए ईशा के पास आ रहा था। जयराज जी ने जब अद्विक की बात सुनी तो वो बोले, अद्विक ये क्या तरीका है बात करने का, और भूलो मत सुमन मेरी बीवी और तुम्हारी माँ है। तो अद्विक बोला, भूल तो शायद आप रहे हैं मिस्टर कपूर की मेरी माँ जब मैं 7 साल का था तभी मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी, और रही बात इन्हें अपनी माँ मानने की तो यह आपकी बीवी ज़रूर हो सकती है, पर मेरी माँ नहीं। ईशा अद्विक को ही देख रही थी, जो एकटक जयराज जी को देख रहा था। उसका चेहरा इस समय भावहीन था, पर उसकी आंखों में इस समय एक गुस्सा, दर्द और एक नाराजगी थी जो किसी और ने नहीं पर ईशा ने महसूस की थी। बाकी सब भी उन दोनों को ही देख रहे थे। माहौल को गर्म होता देख दादाजी बोले, चलो डिनर का टाइम हो गया है, अलका बहू खाना लगवा दीजिए। ईशा बेटी ने भी कुछ नहीं खाया है, उन्हें भी भूख लगी होगी। अलका जी ने हाँ में गर्दन हिलाए और किचन की तरफ चली गई। वहीं बाकी सब डाइनिंग एरिया की तरफ। निधि और विधि ने तो ईशा को दोनों साइड से घेर लिया। दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। निधि बोल रही थी कि ईशा उसके पास बैठेगी, वहीं विधि बोल रही थी कि ईशा उसके पास बैठेगी। दोनों का यही चल रहा था और ईशा बेचारगी से कभी उसे तो कभी उसे देख रही थी। तभी अद्विक की नज़र उनकी तरफ गई तो उसकी नज़र ईशा के हाथों की तरफ ठहर गई, जिसे एक तरफ से निधि और दूसरी तरफ से विधि से पकड़ रखा था। ये देख अद्विक की आंखें छोटी हो गई। उसे ईशा का हाथ अपने अलावा किसी और के हाथ में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब भाई बंदा अपनी बहनों से ही जल रहा है तो क्या करें। अद्विक सीधा उनके पास गया और ईशा हाथ उन दोनों के हाथों से छुड़ाकर उसे लेकर डाइनिंग टेबल के पास आया और अपने पास वाली चेयर पर बिठा लिया। सब लोग उसे हैरानगी से देखने लगे। ईशा भी उसे ही देख रही थी। तभी निधि उसे देख मुंह बनाकर बोली, भाई भाभी के पास मुझे बैठना था। तभी विधि बोली, हाँ भाई भाभी के साथ हमें बैठना था। अद्विक न उनकी तरफ देखा और आराम से बोला, और तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा कि मेरी शोना अपने पति को छोड़कर तुम लोगों के साथ बैठेगी? वो मेरी बीवी है तो वो मेरे साथ मेरे पास बैठेगी, ना कि तुम लोगों के साथ। उसकी बात सुनकर सब उस आंखें फाड़े देखने लगे, क्योंकि किसी ने भी अद्विक से यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे ईशा के लिए इतना पोसेसिव होगा। पर सब लोग खुश थे उसे ऐसे ईशा पर अपना हक जताते देख। वहीं ईशा तो उसकी बात सुनकर शर्मा रही थी। उसके गाल लाल हो चुके थे और वो अपनी गर्दन झुकाए बैठी थी। निधि और विधि भी मुंह बनाकर बैठ गई। सर्वेट ने डिनर सर्व किया तो सब खाने लगे। सब लोग देख रहे थे कि कैसे अद्विक खाते समय भी ईशा की प्लेट में खाना खुद रख रहा था। वो उसकी प्लेट खाली ही नहीं होने दे रहा था। उसे ईशा का ऐसे ख्याल रखता देख सब खुश थे।
पर सुमन जी बहुत अजीब तरीके से दोनों को घूर रही थी। खैर सबने अपना अपना डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए और अद्वैक स्टडी रूम में। डिनर के बाद अद्वैक स्टडी रूम में चला गया और ईशा को निधि और विधि अपने रूम में ले गई। बाकी सब भी अपने अपने रूम में चले गए। निधि और विधि ने ईशा को बेड पर बिठाया और खुद उसके अगल बगल बैठ गई। तभी निधि बोली, चलिए भाभी अब बताए हमें। उसकी बात सुनकर ईशा कंफ्यूजन में उसे देखने लगी और बोली, क्या बताएं? निधि ने कहा, यही कि आप और भाई कहाँ पर मिले। उसकी बात सुनकर ईशा खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को क्या बताएं। उसने अपनी गर्दन झुकाई और बोली, आप अपने भाई से पूछ लेना। निधि और विधि को लगा कि वो शर्मा रही है। उसे छेड़ते हुए विधि बोली, भाभी आप तो कितना शर्माती है। आज तो आपकी भाई से शादी हुई है और आज आपकी फर्स्ट नाइट होगी, तब आप कितना शर्माएंगी। विधि की बात सुनकर ईशा की आंखों के सामने अपनी और आकाश की पहली रात की पुरानी यादें घूम गई। वो यादें जिन्हें वो याद नहीं करना चाहती, पर वो कमबख्त बुरी यादें हमेशा उसकी आंखों के सामने आ ही जाती है। आकाश और उसकी पहली रात के बारे में याद आते ही ईशा बहुत डर गई। घबराहट उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। वो सोचने लगी, क्या अद्वैक भी उसके साथ वैसे ही करेगा जैसे आकाश ने किया था? क्या वो भी उसे उतना ही दर्द देगा? पर फिर आज दोपहर की बात याद आई जब वो दोनों गाड़ी में थे और यही बात ईशा के पूछने पर अद्वैक ने उसे कैसे समझाया था। अद्वैक की बात याद आते ही ईशा थोड़ी शांत हो गई। ईशा को शांत देख निधि बोली, क्या हुआ भाभी, आप इतनी शांत क्यों हो गई? ईशा बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलिए अब आप लोग सो जाए, रात बहुत हो गई है। उसकी बात सुनकर दोनों बेड पर लेट गई और ईशा को अपने बीच लेटा लिया और उसका एक एक हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर ईशा मुस्कुरा दी। ऐसे ही ईशा से बातें करते करते निधि और विधि सो गई, पर ईशा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसे तो आदत हो गई थी कि जब तक अद्वैक उसका सिर अपनी गोद में रख कर उसे सुलाता नहीं तब तक ईशा को नींद नहीं आती। ईशा बस सीलिंग को देखते हुए आज पूरे दिन जो हुआ वो सब सोच रही थी। उसकी और अद्वैक की शादी, अलका जी और बाकी सब का उसके लिए प्यार, हर एक बात उसके दिमाग में चल रही थी। वहीं स्टडी रूम में काम करते करते अद्वैक ने घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज चुके थे। अद्वैक ने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया और खुद से ही बोला, यार मैंने ध्यान कैसे नहीं रखा, कितना टाइम हो गया, शोना पता नहीं सोई होगी या नहीं। उन्हें तो जब तक मैं नहीं सुलाता वो तो होती भी नहीं है। ये सब बोलते हुए वो स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में आ गया। पर यह क्या, ईशा तो रूम में है ही नहीं। उसने पूरे रूम, बाथरूम, बालकनी सब जगह चेक किया पर उसे ईशा नहीं मिली। वो खुद से ही बोला, शोना कहाँ चली गई? तभी उसे निधि और विधि का ख्याल आया और वो उन दोनों के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से जाकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने देखा निधि और विधि दोनों बेड पर सो रही थी, पर ईशा वहां नहीं थी। ईशा को वहां ना देख अद्वैक अब परेशान हो गया। तभी उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई। यहाँ का दरवाजा खुला हुआ था। अद्वैक के कदम बालकनी की तरफ बढ़ गए। उसने देखा ईशा रेलिंग के पास खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। अद्वैक जाकर उसके पास खड़ा हो गया और उसे देखने लगा, पर ईशा वो तो पता नहीं कौन सी सोच में गुम थी कि उसे अद्वैक के आने का एहसास ही नहीं हुआ। जब काफी देर तक ईशा ने अद्वैक की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अद्वैक बोला, शोना। अद्वैक की बात सुनकर ईशा अपनी सोच से बाहर आई और अद्वैक की तरफ देखकर बोली,
आप कब आए? बस अभी। अच्छा ये बताए आप सोई नहीं अब तक? ईशा ने नजरें झुकाई और बोली। वो शाम को ज्यादा सो लिया था इसलिए अभी नींद नहीं आ रही। अद्विक उसे गौर से देख रहा था, उसे पता था कि ईशा झूठ बोल रही, उसे फिर वही सब याद आ रहा है इसलिए वो सो नहीं पा रही। अद्विक ने एक हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां लगे झूले की तरफ बढ़ गया। वो झूले पर बैठा और ईशा को अपनी गोद में बिठाकर उसका सिर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। ये सब उसने इतनी किया कि ईशा को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला, पर वो शांत ही रही। अद्विक की बाहों में उसे एक सुकून महसूस हो रहा था, उसकी बाहों में वो खुद को महफूज महसूस कर रही थी। अद्विक ने उसके बालों को चूमा और बोला, सो जाए, अब आपको वो सब याद नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर ईशा हैरान हो गई, उसने अपना सिर अद्विक के सीने से निकाल अद्विक की तरफ देखा जैसे पूछना चाहती हो कि आपको कैसे पता। अद्विक ने भी उसकी तरफ देखा और उसके गाल को प्यार से सहला कर बोला, आप मुझसे झूठ बोल सकती है पर आपकी आंखें मुझे सब बता देती है। अब ज्यादा मत सोचिए और सो जाए, रात बहुत हो गई है। ये बोल उसने वापस ईशा का सिर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। ईशा भी शांति से उसकी गोद में बैठी रही। कुछ टाइम बाद वो सो गई। उसके सोने के बाद अद्विक ने उसे देखा पर वही लेकर उसे बैठा रहा। अद्विक को बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि उसकी मोहब्बत उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। सोते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी, बहुत एकटक प्यार से बस उसे निहार रहा था। ईशा को देखते देखते अद्विक की आंख लग गई। वहीं दूसरी तरफ आकाश बहुत बौखलाया हुआ था। कितने दिन हो गए पर उसे अभी तक ईशा का पता नहीं चल रहा था। अब तो उसके मामा मामी भी गायब थे, पर आकाश को लग रहा था कि वो लोग आकाश को धोखा देकर भाग गए। पर वो यह नहीं जानता था कि उन्हें गायब करवाने में अद्विक का हाथ था। रात को 3 बजे के करीब अद्विक की आंख खुली, उसने देखा वो अभी तक बालकनी में ही था और ईशा उसकी गोद में सो रही थी, पर तभी उसे एहसास हुआ कि ईशा को ठंड लग रही है। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने ईशा को निधि और विधि के बीच में सुलाया। ईशा के उनके पास लेटते ही एक साइड से निधि और दूसरी साइड से विधि ने उसे पकड़ लिया। उन्हें ऐसा करते देख अद्विक मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से पहले निधि और विधि का माथा चूमा और फिर उसने ईशा का माथा चूमा और उसे जी भर एक नज़र देख चला गया। उसने तीनों को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया और दरवाजा बंद कर अपने रूम में चला गया और सो गया। अगली सुबह ईशा की आंख विधि की आवाज सुनकर खुली। विधि बोली, भाभी, भाभी उठिए। ईशा धीरे से आंखें खोलती है तो विधि ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। ईशा ने भी उसे प्यार से गुड मॉर्निंग विश किया। तभी विधि बोली, भाभी आप जल्दी फ्रेश हो जाए, माँ नीचे नाश्ते के लिए इंतजार कर रही है, मैंने आपके कपड़े रख दिए हैं। ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाए और कपड़े लेकर बाथरूम में चली। कुछ टाइम बाद ईशा आईने के सामने बैठकर अपने बाल सुखा रही थी। जब अद्विक रूम में एंटर हुआ, ईशा को देख अद्विक के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। गुलाबी रंग के अनारकली सूट में ईशा बहुत प्यारी लग रही थी। गीले बाल जिनको एक साइड कर वो टॉवल से सुखा रही थी, जिस वजह से डीप नेक होने के कारण उसकी काफी पीठ रिवील हो रही थी। आंखों में काजल और होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, इसके बिना उसने कुछ भी मेकअप नहीं किया था। बस मांग में अद्विक के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था, पर फिर भी वो सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अद्विक को पता ही नहीं चला कि कब उसके कदम ईशा की तरफ बढ़ गए। वो जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया।
ईशा का ध्यान जब आईने में से अपने पीछे खड़े अद्विक पर गया तो वो उसकी तरफ घूम गई और बोली, आप यहाँ। उसकी आवाज सुनकर अद्विक होश में आया, जो अब तक ईशा को देखने में गुम था। ईशा को अपनी तरफ देखता पाकर अद्विक बोला, हाँ वो आपको देखने आया था। आप तैयार हो गई? हाँ बस 2 मिनट। ये बोल ईशा वापस आईने की तरफ घूमी। उसने अपने बालों को एक कलच से बांधा और अद्विक की तरफ घूमकर बोली, चलिए। अद्विक ने देखा उसके बाल अभी भी गीले हैं, जिनमें से पानी की बूंदें अभी भी टपक रही है। अद्विक ने उसको कंधों से पकड़कर वापस ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया और ड्राई से उसके बालों को सुखाने लगा। ईशा ने उसे आईने में से देखा और बोली, आप क्या कर रहे हैं? तो अद्विक बोला, तुम्हारे बाल सुखा रहा हूँ शोना, क्योंकि अगर ऐसे गीले बाल ज्यादा देर तक रखोगी तो बीमार हो जाओगी। अद्विक ने उसके बाल सुखाए और फिर कंघी लेकर धीरे धीरे उन्हें सुझाने लगा। अद्विक ने अच्छे से उसके बाल बनाए और उसे देखकर बोला, हो गया। तभी उसने देखा कि ईशा एकटक बस उसे ही देख रही है। अद्विक ने उसे ऐसे खुद की तरफ देखते देखा तो बोला, क्या हुआ शोना, ऐसे क्यों देख रही हो? ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस नामे गर्दन हिलाकर नजरें झुका ली। अद्विक ने आगे कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और लेकर रूम से बाहर नीचे की तरफ बढ़ गया। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।